राहुल गांधी जिस तरीके से किताब लेके घूमते हैं, वो उस कैंपेन का अर्थ क्या था, या जो सोशल जस्टिस की पूरी पॉलिटिक्स है उसका अर्थ क्या है। बनारस के अंदर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारते हारते बचते हैं या अयोध्या में हार जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनके असली गढ़ था हिंदुत्व का, जहाँ पे उनके 5 आइकॉन्स स्टैब्लिश्ड है, वहां पे अगर उनकी हालत खराब हो जाती तो वो क्यों है। यार तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई, तुम तो हमारे सामने तो एक बैठने की औकात कैसे हो गई। ये अनायास नहीं है कि लालू यादव के शासन को जंगल राज बता दिया जाता है, अखिलेश यादव को टोटी चोर और मुलायम सिंह यादव के गुंडा राज बता दिया जाता है, मायावती को भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से जोड़ दिया जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत के संविधान के तहत चुनाव तो लड़ती है, लेकिन उसको भारत के संविधान में यकीन नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं इवन एक व्यक्ति भी अगर कहता है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लोगों की बात नहीं होगी। तो वो एक सिंगल व्यक्ति कौन है? सरसंघचालक। ये तो कोई संगठन जो जिसपे 3 बार प्रतिबंध लगा हो, वो अमूमन अपने को इस तरीके से तैयार रखता है कि हर चीज के 2 अर्थ निकल सकते हैं। ये हमेशा युद्ध के मोड में रहते हैं। अगर आप इनकी फिजियोलॉजी को भी देख लें, आप अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आपने नहीं सुना था कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप पाकिस्तान परस्त हैं, आप चीन परस्त हैं, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप टर्माइट हैं, आप देश के टुकड़े करने वाले। ये भाषा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नहीं थी। हालांकि उस वक्त भी विचारधारा हिंदुत्व वाली थी, लेकिन चूंकि वो कोलिशन गवर्नमेंट पे थे इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होता था। ये जो भाषा है ये शत्रु वाली भाषा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और आज जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं उनके ऊपर ब्राइबरी के केसेस हैं, तमाम संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हैं। तो क्या वो सांस लेने लायक माहौल फील कर रहे हैं आप? अब लाइज अहेड में क्या है? जो लोग इस बात को लेकर बड़े हैरान होते हैं कि यार ये मीडिया का रूप देखो कैसा हो गया है, संस्थाएं किस किस तरीके से सरेंडर कर गई हैं, जुडिशरी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो शायद इस बात को भूल जाते हैं कि किसी भी आइडियोलॉजिकल स्टेट में कोई भी स्टेट अपैरेटस वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। आप स्टालिन के सोवियत यूनियन में क्या आपको इंडिपेंडेंट मीडिया मिलता, या हिटलर की जर्मनी में आपको इंडिपेंडेंट मीडिया मिलता, या मुसोलिनी के इटली में आपको इंडिपेंडेंट मीडिया मिलता? क्या आईसिस जहां था क्या वहां इंडिपेंडेंट मीडिया मिल सकता है? सवाल ही नहीं उठता। तो आपको लगा अरे ये तो मेरा भाई था, ये तो कुछ और सोचता था, आज तो कुछ और सोच रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन का बम्बार्टमेंट हो रहा है वो कंटिन्यूअस ब्रेन वॉशिंग का काम शुरू हो गया 2014 के बाद से। अगर आप किसी आर्गुमेंट पे पड़ जाए अपने किसी साथी में, तो वो एग्जैक्ट बोलेगा तो आप तो मुझे मोदी से नफरत करते हैं। वो ये नहीं कहेगा कि भाई हमारा तर्क ये आपका तर्क, तो आप तो मोदी से नफरत करते हैं। अरे तो मंदिर यहां नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? हम अपने लोगों के बीच में एक बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरीके से हो जाते हैं। हमको अपने घर के अंदर एक नया इंसान दिखाई पड़ने लगता है। लगता तो मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, लेकिन अचानक उसके अंदर हम एक नए इंसान को डिस्कवर करते हैं और हमको लगता है ये कहां से आ गया। और 30 साल की दोस्ती, 40 साल की दोस्ती टूटती हुई नजर, ये क्यों हो रहा? और अगर आप ध्यान से देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकलापों को, तो वो सिर्फ हिंदू रिलीजन को ही सपोर्ट करते हैं। अगर एक मुसलमान अगर सड़क पे खड़े होकर अगर नमाज पढ़ेगा तो जेल जाएगा, लेकिन अगर कांवड़िए पूरे शहर में निकलेंगे तो उसके लिए सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था करेगी। सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड उत्पीड़न अगर किसी का हुआ तो महिलाओं का हुआ है सबसे ज्यादा, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो, हर जगह। लेकिन उनकी आइडेंटिटी एक बहुत ही स्ट्रांग, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं बन पाई के अंदर का, जहां इतनी रिच हमारी विरासत है, जहां दार्शनिक स्तर पर हम इतने परिपक्व हैं, वहां पे आरएसएस को 2014 में अपने बल पर सरकार बनाने का मौका क्यों मिल जाता? ये एक्सेप्टेबिलिटी कहां से आ रहा है? जहां 250 साल की डेमोक्रेसी है और उस अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी आके खड़ा हो जाता है और सारे लिबरल वर्ल्ड को एक तरीके से तहस नहस कर देता है, तो वो क्यों है? दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे, तो आज उनका जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है वो आज कैसे पैरेलल है जो आज की करंट रिजीम है? तो अगर वो उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और उसमें वो कहते हैं हमें इस भारत के संघवाद पे यकीन नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात उनको भारत के संविधान में यकीन नहीं। ये सोच रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 में जो गवर्नमेंट का बेसिक नेचर इतना बदल गया कि आपने उसकी तुलना ब्रिटिश राज से कर दी। 2014 में जो सरकार बनी है, दरअसल इसको भारत के संविधानवाद में यकीन ही नहीं है। जो नेहरू पे लगातार अटैक हो रहा है, हर चीज के लिए नेहरू को जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो दरअसल अपने आप को इमीडिएट पास्ट से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा अभी तक का जो सिद्धांत था वो ये था कि हमको एक आदर्श समाज बनाना है, एक आदर्श राज्य व्यवस्था बनानी है जिसमें सब व्यक्ति बराबर हों और संविधान के हिसाब से चीजें चलें। इनका सिद्धांत ये कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर डेमोक्रेसी डेमोक्रेट्स को प्रोड्यूस ना करके अगर वो टोटलिटेरियंस को प्रोड्यूस कर रही है, डिक्टेटरशिप को प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम है। रही है विचारधारा एक नया इंसान गढ़ रही है जो बिल्कुल वही सोचे जो सरकार विचारधारा चाहती है सोचने के लिए। हमारे बीच में बहुत बड़ा लेफ्ट लिबरल तबका है, वो भी इस विचारधारा का प्रिजनर बन गया, बंदी बन गया है, और वही भाषा बोलता है
जो भाषा दरअसल सरकार चाहती है उससे बोलने के लिए। वो राहुल गांधी को पप्पू ही समझती है, और जब वो कहते हैं कि देखिए 65 बार राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, तो ही इज गुड फॉर नथिंग। कोई उनसे पलट के पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी कितने चुनाव हारे हैं, वाज ही गुड फॉर नथिंग? इसलिए क्योंकि उनको इस संविधान में मूल रूप से यकीन नहीं है, इसलिए वो इस संविधान को बदलने के लिए लोगों का मानस बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं का है, सरकार हिंदुओं की है, और आप हमारे रहमो करम पर ही अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। सवाल ये कि अगर ये रिविजिट करते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करते हैं, तो वो मतलब क्या लाना चाहेंगे? प्रस्तावना में ईश्वर को ले आएंगे, अस्पृश्यता को फिर से शुरू करना चाहेंगे, समानता के अधिकार को खत्म करना चाहेंगे, कि अभिव्यक्ति को ही खत्म करना चाहेंगे? अजीबो गरीब स्थिति। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का ढांचा क्या होगा इस बारे में ये मौन है, उनके यहाँ मौन साधना है। आबादी का 50% वो है, सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड भी वही है, चाहे वो अपर कास्ट की महिलाएं हो, चाहे वो लोअर कास्ट की महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ी हो। लेकिन जिस तरीके से एकजुट होकर एक आवाज में बात करनी चाहिए थी अपने हक के लिए, उस तरीके से बातें नहीं कर पा रही। आपने किताब का टाइटल रिक्लेमिंग भारत क्यों रखा? क्योंकि ये लेखक का आह्वान है या फिर वर्तमान सत्ता का, जिसने भारत बनाम इंडिया का नैरेटिव बनाया है? भारत पर सिर्फ दक्षिण पंथियों का ही क्यों अधिकार माना जाए, उनका ही कॉपीराइट क्यों माना जाए? सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट बिटवीन द कवर्स। बिटवीन द कवर्स किताबों को पढ़ने, समझने और परखने का कार्यक्रम है। आज बिटवीन द कवर्स में हम चर्चा करेंगे लेखक, पत्रकार और सत्यहिंदी.com के को-फाउंडर आशुतोष जी की किताब रिक्लेमिंग भारत पर। आशुतोष जी से बात करने के लिए इस चर्चा में साथ रहेंगे मेरे दोस्त और वरेसियस रीडर शशांक त्रिपाठी। स्वागत है आशुतोष जी आपका। जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। आशुतोष जी, मेरे मन में एक सवाल है, हो सकता है कि अन्य लोगों के दिमाग में भी आया हो, ये है किताब। हाँ। और आपने किताब का टाइटल रिक्लेमिंग भारत क्यों रखा? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये लेखक का आह्वान है या फिर वर्तमान सत्ता का, जिसने भारत बनाम इंडिया का नैरेटिव बनाया है? देखिए, जितने इंटरव्यूज मैंने दिए उनमें सबसे पहला सवाल यही था कि रिक्लेमिंग भारत क्यों। तो ये मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। देखिए, रिक्लेमिंग भारत का जो मेरा संदर्भ था, दो तीन चीजें इसमें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि 2014 के बाद से जो स्थितियां बदली हैं सामाजिक स्तर पर भी और सोच के स्तर पर भी, उसके संदर्भ में एक नई डिबेट इस देश के अंदर शुरू हुई, जिसको इंडिया बनाम भारत कहा जा रहा। हालांकि इसके पहले इंडिया बनाम भारत की जो एक डिबेट थी वो इकोनॉमिक टर्म्स में थी, रूरल और अर्बन के डिवाइड के संदर्भ में थी, लेकिन अब उसको कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करने की कोशिश की गई कि मतलब जो भारत वाले वो लोग हैं जो दरअसल इस देश से प्यार करते हैं, देशभक्त लोग हैं, उनको अपनी हिंदू संस्कृति में बड़ा यकीन है, और इंडिया वाले दरअसल कॉलोनियल माइंडसेट के लोग हैं जो अंग्रेज चले गए लेकिन अपने डैश 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 छोड़ के चले गए। तो उस संदर्भ में मेरी सोच ये थी इस किताब को लिखते वक्त कि भारत पर सिर्फ दक्षिण पंथियों का ही क्यों अधिकार माना जाए, उनका ही कॉपीराइट क्यों माना जाए, और भारत तो हमारा भी उतना ही प्यारा है जितना उनका प्यारा है। तो एक जो डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ हिस्ट्री और डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ कल्चर जो पेश करने की कोशिश की जा रही थी, एक तरीके से उसके जवाब के तौर पर लिखा गया। अब शब्द आता है रिक्लेमिंग, तो एक बहुत ही क्रॉस कल्चरल टेंशन हम देख रहे हैं इस वक्त 2014 के बाद से, कि जिन्होंने दरअसल जो संघ के लोग हैं या जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, उनको लगता है कि 1947 के बाद से जो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने अपनी भारत की विरासत को छोड़ दिया और हमको उस विरासत को एक बार फिर से रिक्लेम करना है। और उनको लगता है कि 2014 में जब से उनकी सरकार बनी, उन्होंने उसको रिक्लेम कर लिया है। तो एक वो रिक्लेमिंग भारत है। दूसरा, 2014 के बाद से बहुत सारे उन लोगों को जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन था, जिनको डेमोक्रेसी में यकीन है, जिनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यकीन है, और जो प्लूरलिज्म में यकीन करते हैं, वॉइस ऑफ डिसेंट में यकीन करते हैं, जो एक फ्री सोसाइटी में अपने आप को यकीन रखते हैं, उनको लगता है कि उनकी जमीन को उनसे छीन लिया गया है। तो वो तबका भी है जो अपने आप को उस भारत को रिक्लेम करना चाहता है। तीसरी चीज ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो 2-3 और तबके हैं जिनको मैं सोशल कैटेगरी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक दलित पिछड़ा तबका है और मुस्लिम तबका है। मुसलमानों को ये लगता है कि 2014 के बाद से उनकी जमीन उनसे छीन ली गई है और अब वो इस देश के अंदर सेकंड ग्रेड नागरिक बन गए हैं, तो वो भी अपनी उस जमीन को रिक्लेम करना चाहते हैं। जो हमारे समाज के जो दलित तबका है,
लगता है कि धीरे धीरे उनकी जमीन भी जो हिंदुत्ववादी है वो उसको उनकी जमीन उनसे नीचे से छीन रहे हैं। और एक बार जो संविधान बदलने की जो पूरी डिमांड है, या जो जो एक उद्घोष हुआ कि अगर 400 सीटें मिल जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, और हिंदू राष्ट्र की जो बात है, तो वो एक एक डर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उससे एक बेचैनी जरूर पैदा हुई। और उनको लगता है कि हमें अपने उस भारत को रिक्लेम करना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिक्लेम करना है, जिसकी वजह से उनको भारत के इतिहास में, भारत की कल्चरल हिस्ट्री में पहली बार बराबरी का दर्जा संविधान की वजह से मिला है। साथ ही साथ जो पिछड़ा तबका है वो भी अपने आप को रिक्लेम करना चाहता है। तो ये जो 5 अंडर करंट्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस पर्पजेज है। और मुझे पूरी जो पूरी किताब है वो इसी चीज को अंडरलाइन करने की कोशिश करती है कि 2024 का चुनाव, तो बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, उसकी बहुत सारी एनालिसिस की है। मैंने उसकी क्रॉनिकलिंग नहीं की है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये जो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन था, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से किताब लेके घूमते हैं, वो उस कैंपेन का अर्थ क्या था, या जो सोशल जस्टिस की पूरी पॉलिटिक्स है उसका अर्थ क्या है, जो कास्ट सेंसस के माध्यम से निकलती है उसका अर्थ क्या है, या जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है उसका अर्थ क्या है। और दूसरी तरफ से बनारस के अंदर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारते हारते बचते हैं या अयोध्या में हार जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनके असली गढ़ था हिंदुत्व का, जहाँ पे उनके 5 आइकॉन्स स्टैब्लिश्ड है, वहां पे अगर उनकी हालत खराब हो जाती तो वो क्यों है। तो इन सब चीजों को एक क्रॉनिकलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि जो इतिहास की एक धारा है, जो सामाजिक हमारे यहाँ टकराव की स्थिति है, तनाव है, उसके संदर्भ में मैंने देखने की कोशिश की। और फिर मुझे लगा कि दोनों तबके जो है वो अपने आप को रिक्लेम करना चाहते हैं उस हिंदुस्तान को जिसपे उनको यकीन है। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ऑथर का आह्वान है कि रिक्लेमिंग भारत को रिक्लेम किया जाए, आपने जिस कंटेक्स्ट में बताया। नहीं, मेरा आह्वान नहीं है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें चल रही हैं एक साथ। आज दलितों के अंदर जो बेचैनी हम देखते हैं, वो बेचैनी बहुत अद्भुत बेचैनी है। वो चाहे वो क्योंकि दलितों के अंदर हम शायद थोड़ा सा अगर विषांतर नहीं होगा, लेकिन ये बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान या भारत कभी भी एक इक्वल सोसाइटी नहीं था। यहाँ जो जो समानता का सिद्धांत था वो वहां लागू नहीं था। हम बेसिकली एक हायरार्किकल सोसाइटी में थे, जहाँ सोशल ऑर्डर्स थे, जहाँ ब्राह्मण सबसे ऊपर था, उसके बाद राजपूत क्षत्रिय थे, फिर उसके बाद वैश्य थे, फिर उसके बाद शूद्र और दलित और पिछड़े थे। तो ये हायरार्की बहुत स्पष्ट है जिसमें समानता का सिद्धांत नहीं था। तो पहली बार संविधान के माध्यम से वो समानता के सिद्धांत को भारत में लागू करने की कोशिश की गई। उस समानता के सिद्धांत ने भारत के इतिहास में और भारत के समाज के अंदर एक मूक क्रांति की, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन किया है। और उस साइलेंट रिवॉल्यूशन का पुशबैक भी आप देखते हैं कि जैसे अक्सर खबरें आती हैं कि किसी दलित ने अगर घोड़े पे सवार हो गया शादी के समय तो उसको उसकी पिटाई हो रही है, या अगर मूंछ रख लेता तो उसकी पिटाई होती है, उसके मुंह में मूत दिया जाता है। ये सब क्या, ये पुशबैक है कि अरे तुम्हारी इतनी औकात कैसे होगी, तुम तो हमारे हमारे सामने तुम्हें खड़े होने की औकात कैसे होगी, बैठने की औकात कैसे होगी। तो दलितों का एक बहुत बड़ा तबका, एक मिडिल क्लास है जो अम्बेडकराइट है, वो अपने उस समानता के अधिकार को पाना चाहता है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल लीगल जो इक्वालिटी है उसके बरक्स वो डिग्निटी भी चाहता है, जो जो जिसे कहते हैं ना इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो संविधान ने लीगली उसको फ्री कर दिया, लिबर्टी दे दी, उसको इक्वालिटी दे दी, लेकिन आज भी फ्रेटर्निटी नहीं है। आज भी समाज में ऊंच नीच का भाव है, आज भी छुआछूत का भाव है। आज भी अगर कोई दलित परिवार का लड़का किसी बड़े परिवार की लड़की से अगर प्रेम कर ले तो फिर आप समझ लीजिए कि समाज के अंदर कितना बड़ा तनाव पैदा हो जाता है। तो फ्रेटर्निटी की जो चाह है, उन सब चीजों के निचोड़ को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त का जो भारत है वो बहुत ही एक बड़े एक्साइटिंग दौर के साथ गुजर रहा है। उसमें बहुत सारी अंदरूनी चर्निंग्स हो रही है। और मैं बार बार इसको कहता हूँ कि ये अनायास नहीं है कि लालू यादव के शासन को जंगल राज बता दिया जाता है, अखिलेश यादव को टोटी चोर और मुलायम सिंह यादव के गुंडा राज बता दिया जाता है, मायावती को भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से जोड़ दिया जाता है। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ मायावती ने किया है? क्या उनके पहले के जो जो लोग शासन किया करते थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, क्या वो नहीं करते थे? क्या लालू यादव के पहले बिहार के अंदर सब कुछ शांत था, वहां नरसंहार नहीं हुआ करते थे? या मुलायम सिंह यादव के पहले क्या उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी स्वर्ग था? लेकिन इन सब शब्दों को आप जो जो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव है और काशीराम मायावती से जोड़ देते हैं,
तो क्या इसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट बायसेस हैं, कुछ पूर्वाग्रह है जिसका ये नतीजा है? तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को हमें एक बहुत समग्र दृष्टि से देखने की जरूरत है, और जब देखेंगे तो हमको लगेगा कि इस वक्त जिस तरीके की सोशल चर्निंग हिंदुस्तान में हो रही है, वो सदियों हम्म। सदियों में वैसी सोशल चर्निंग नहीं होती है। या तो ये सोशल चर्निंग आज से बहुत साल पहले जब बुद्ध और जैन का उदय हो रहा था उस वक्त हुआ था, या आज मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आप मतलब लगभग 2500 साल पहले जो चर्निंग हुई थी और जो आज जो चर्निंग हो रही है उसको लगभग इक्वल मान रहे हैं। इसके बाद एक नेचुरल सवाल है आशुतोष जी, वो भी इसी टाइटल में ही है नीचे, मैं इसको भी पूछना जी। चाहूंगा कि आप आगे लिखते हैं कि व्हाट चेंज्ड इन 2024 एंड व्हाट लाइज अहेड। जब आपने अपनी किताब में लिखा है कि तमाम लोग बता रहे हैं, आप प्रताप भानु मेहता का भी जिक्र करते हैं, 2000 आपकी बेसिकली किताब 2024 के चुनाव और उनके परिणामों पर है, उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि कम से कम अब सांस लेने लायक वातावरण हो गया है, अब कम से कम वो नौजिया नहीं फील हो रहा है। वो बात 2024 के जस्ट बाद की थी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज जब आप देखते हैं, आज वर्तमान में 2025 में, तो क्या वाकई ये माहौल हो गया है कि अब सांस लेने लायक माहौल है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और आज जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं उनके ऊपर ब्राइबरी के केसेस हैं, तमाम संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हैं। तो क्या वो सांस लेने लायक माहौल फील कर रहे हैं आप? अब लाइज अहेड में क्या है 2025 में? 2019 के बाद जब 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और टोटल गठबंधन को तकरीबन 350 सीटें मिली, तो बहुत सारे लोगों ने उम्मीद खो दी थी। 2024 के चुनाव ने कुछ बदलाव किया हो या बदलाव न किया हो, एक चीज जरूर बदला है कि लोगों को अब उम्मीद हुई है कि एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये बदलाव अपने आप में बहुत ही जबरदस्त बदलाव है। और खासतौर पर जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं, जहाँ देखिए उत्तर प्रदेश को मैंने खासतौर पर अपनी किताब में बहुत फोकस किया है, क्योंकि यहाँ 5 बड़ी चीजें ऐसी हैं जो सीधे हिंदुत्व को एक तरीके से डिफाइन करती हैं। अयोध्या का आंदोलन है, तो अयोध्या यहाँ पे राम मंदिर है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जिसको लेके बहुत बड़ा आंदोलन चलता रहा है और अभी भी है। और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि है। तो जो 3 हिंदुत्व के जो बड़े देवता हैं, राम, उनको आप विष्णु कह सकते हैं, काशी विश्वनाथ यानी एक तरीके से आप देखें तो वो शिव है, और मथुरा में कृष्ण है। तो उनको फ्री करने की बात की जा रही। तो साथ ही साथ बनारस है, जहाँ पे आपको नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, और योगी आदित्यनाथ हैं जो गोरक्षपीठ से आते हैं। तो ये इन 5 की मौजूदगी के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट जाती है, तो ये वाकई में सोचने वाली स्थिति है कि ये एक राजनीतिक बदलाव, हम एक राजनीति में बदलाव देख रहे हैं या सामाजिक सोच में कोई बड़े बड़े बदलाव को हम देख रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश में कोई इसमें जजमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उस बदलाव को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ एक बड़ी मैं उसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं कहूंगा, या मैं उसको एकेडमिक डिसऑनेस्टी भी नहीं कहूंगा। कभी भी हमारे यहाँ आरएसएस को लेके एक बहुत ही तटस्थ भाव से ईमानदार विश्लेषण नहीं किया गया, उनको समझने की कोशिश नहीं की गई, उनके लिटरेचर और उनके आइडियोलॉजी की ताकत को परखने की कोशिश नहीं की गई। उसको हमेशा ये माना गया, ये तो ऐसे ही लोग हैं, बिलो मीडियाकर लोग हैं, इनका पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हिंदू मुसलमान के। लेकिन एक चीज जो हम शायद भूल जाते हैं वो ये कि अगर हिंदुस्तान जैसी फ्री सोसाइटी के अंदर का, जहाँ इतनी रिच हमारी विरासत है, जहाँ दार्शनिक स्तर पर हम इतने परिपक्व हैं, वहां पे आरएसएस को 2014 में अपने बल पर सरकार बनाने का मौका क्यों मिल जाता? ये एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ से आती है? तो क्या ये एक्सेप्टेबिलिटी इस वजह से आती है क्योंकि हमारा जो लिबरल ऑर्डर था, क्या वो लिबरल ऑर्डर से लोगों का मोह भंग हो रहा है? जैसा कि ग्लोबली आप देख रहे हैं इस वक्त जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, जो लिबरल ऑर्डर था, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर हंगरी में हो या फिर आप कहीं भी आप चलिए, आज यहाँ तक कि फ्रांस, जर्मनी में भी अगर आप देखें तो लगातार उसको क्वेश्चन किया जा रहा है और उसको लगातार उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। वो क्यों है? क्या तो भारत के अंदर भी जिस लिबरल ऑर्डर को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और हमने उसका समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के हिसाब से हमने उसमें परिष्कार करने की कोशिश नहीं की, और जिसकी वजह से आरएसएस को जगह मिली, स्पेस मिला, और वो आज की तारीख में एक जिसे हम कहते हैं ना कि ओवरवेलमिंग प्रेजेंस उसकी है।
वो भले ही अभी एकेडमिया में उतनी उसकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस नहीं है, या इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में उसकी उतनी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक विचारधारा और एक वो संगठन जो आजादी की लड़ाई के पहले और बाद में जो लगातार कंडेम्ड रहा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है? ये रिजेक्शन ऑफ द लिबरल ऑर्डर है या एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू थीसिस है? तो मेरी कोशिश उसको सिर्फ समझने भर की कोशिश है, मेरी कोशिश उस पर कोई जजमेंट पास करने की कोशिश नहीं। मैंने सिर्फ उसको समझने की कोशिश की, और इसीलिए मैं आई एम वेरी फैसिनेटेड कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, जहां 250 साल की डेमोक्रेसी है, और उस अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी आके खड़ा हो जाता है और सारे लिबरल वर्ल्ड को एक तरीके से तहस नहस कर देता है, पूरी दुनिया बदल देता है, तो वो क्यों है? वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक जो ग्लोबल कंसेंसस बना था कि हमें एक लिबरल ऑर्डर में रहना है, तो क्या ये उसका नकार है? क्या उसका 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 निषेध है? क्या है? क्यों क्यों जिसने पूरी दुनिया बदल दी, आज उसको लोग गलत नजर से देख रहे हैं, दूसरी नजर। तो मेरी पूरी कोशिश दरअसल ये किताब अपने आप में कंप्लीट किताब है ही नहीं। इसके पहले की जो मेरी किताब थी उसका नाम है हिंदू राष्ट्र, जो 2014 से लेकर 2019 का जो नरेंद्र मोदी का शासनकाल है, उन दोनों को जब आप मिला के देखेंगे तब शायद चीजें और बेहतर तरीके से स्पष्ट होंगी। और इसी के संदर्भ में एक तीसरी किताब के बारे में भी काम कर रहा हूँ, जो एक तरीके से ट्रायोलॉजी होगी, जो इस बात को कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है और आइडियोलॉजी जब किसी देश के अंदर प्रवेश करती है तो वो किस तरीके से बिहेव करती, समाज कैसे बदलता है, इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से बदलते हैं, उसका एक अध्ययन है। बिल्कुल ठीक है। शशांक, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आपने बात की है उनके दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे, तो आज उनका जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है वो आज कैसे पैरेलल है जो आज की करंट रिजीम है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? देखिए, जो दीनदयाल उपाध्याय का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, मुझे लगता है कि वो गोलवलकर के बाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन सावरकर के बाद हिंदुत्व को पॉलिटिकल स्फीयर में पूरी तरीके से एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टैब्लिश करने की कोशिश है, और एक तरीके से उसको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देने की भी कोशिश उसमें दिखाई पड़ती है। जो दीनदयाल उपाध्याय दरअसल एक पैरेलल नैरेटिव गढ़ते हैं। वो उनका 1965 में पुणे में उन्होंने 4 दिन का उनका जो व्याख्यान माला थी, उसका नतीजा है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो सीधे सीधे भारत के संविधान को चैलेंज करता है, और जिसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि जो ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। आप सोचिए, जिस फेडरलिज्म हमारा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वो कहते हैं कि दरअसल भारत के संविधान को ही भारत के खिलाफ वो एकता और अखंडता के लिए खतरा बता देते हैं। और वो साफ तौर पर लिखते भी है, वो कहते भी है कि देखिए इसमें हमारे यहाँ तो बंग माता है, तेलुगु माता है, तमिल माता है, लेकिन उसमें भारत माता कहाँ है? तो वो जब एक भारत माता, हिंदुस्तान उनके लिए एक यूनिट के तौर पर उसको देखते हैं। उसमें जो अलग अलग अस्मिताएं हैं उसको एक तरीके से या तो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर उसको वो सबऑर्डिनेट रोल देने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो प्रश्न खड़ा होता है कि आप उनको इसलिए मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत के संविधान के तहत चुनाव तो लड़ती है, लेकिन उसको भारत के संविधान में यकीन नहीं है, क्योंकि 1985 में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया है। तो अगर वो उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और उसमें वो कहते हैं हमें इस भारत के संघवाद पे यकीन नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात उनको भारत के संविधान में यकीन नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी दिलचस्प बात, वो कहते हैं कि हिंदू एक तरीके से धर्मराज्य होना चाहिए। तो ये धर्मराज्य क्या है? क्या ये धर्मराज्य, और फिर वो कहते हैं कि धर्मराज्य के अंदर धर्म की प्रधानता होनी चाहिए, धर्म की सॉवरेंटी होनी चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जैसे कि अगर इस्लाम के अंदर देखें तो कहते हैं कि भाई व्हाट इज द सॉवरेन, देयर शुड बी सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह। तो वो सॉवरेंटी ऑफ पीपल में उनको यकीन नहीं है। तो क्या आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ये कहने की कोशिश करता है कि हमको सॉवरेंटी ऑफ पीपल नहीं बल्कि सॉवरेंटी ऑफ धर्म होनी चाहिए? और फिर वो अपनी किताब में इस ओर इशारा भी करते हैं, कहते हैं, इशारा क्या बल्कि साफ तौर पर कहते हैं कि अगर धर्म किसी एक आदमी के साथ है तो फिर उसकी बात मानी जानी चाहिए, मेजॉरिटी की बात नहीं मानी जानी चाहिए, पार्लियामेंट की बात नहीं मानी चाहिए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। और हालांकि अगर आप कहीं भी देखें पूरी उनका, मैंने जितना लिटरेचर पढ़ रखा है, जितना मुझे समझ में आया है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र को वो
को वो कहीं एक्सप्लेन नहीं करते कि वो किस तरीके के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अब वो उस पर सुविधानुसार, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत, भारत तो हिंदू राष्ट्र हो गया है। कुछ लोग कहते हैं हमको भारत का हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो जब आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि जब हमारे पास 400 सीटें हो जाएंगी तो हम भारत के संविधान को बदल देंगे, तो उसके कहने का मतलब ये कि भारत में हिंदू राष्ट्र लागू हो जाएगा। तो जब आप हिंदू राष्ट्र लागू होने की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्या होगा, उसका उसका क ख ग क्या होगा, उसके ABCD क्या होगी, उसके उसके अवयव क्या होंगे। और तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझ पाया हूँ, कहीं ना कहीं उनके हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है, क्योंकि वो साफ तौर पर डिनाई करते हैं कि ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा, बट थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। तो मैं पाता हूं कि वो ईरान के रेवोल्यूशन के पास जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहां पे कि चुनाव भी होते हैं, वहां पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, जहां पे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, लेकिन सब कुछ काउंसिल ऑफ क्लरिक्स तय करती है, जो 12 लोगों की काउंसिल ऑफ क्लरिक्स होती है, जो दरअसल आयतुल्लाह खamenei को या आयतुल्लाह को चुनती, जो सुप्रीम लीडर है। तो क्या, और फिर वो ये तय करती है कि जो व्यक्ति ईरान का राष्ट्रपति होगा या ईरान में चुनाव लड़ने लायक होगा, क्या वो वाकई में इस्लाम के हिसाब से या शरिया के हिसाब से वो उचित कैंडिडेट है या कैंडिडेट नहीं है। तो उसका जो कि ऐसा कोई भी आदमी वहां कैंडिडेट नहीं हो सकता जिसको क्लरिक्स, काउंसिल ऑफ क्लरिक्स जो है वो उसको अनुमोदन ना करे। तो क्या भारत में भी वैसी कोई व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई भारत में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें दिक्कत क्या है, लोग उसको चुनते हैं। तो ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हम 12-15 लोगों का या 25 लोगों का या 50 लोगों का एक धर्म गुरुओं का एक परिषद होगी, और दरअसल इस परिषद का एक सर्वोच्च नेता होगा, और ये परिषद ये तय करेगी कि ये शख्स जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से MLA बनने के लायक है या योग्य है या नहीं, या प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है या प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। तो इसलिए जब मैं दीनदयाल उपाध्याय को पाता हूं, तो मुझे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय को भारत के संविधान में किसी तरीके का कोई यकीन नहीं था, और वो भारत के संविधान को मौलिक तौर, मूलभूत तरीके से उसको बदलने के पैरोकार थे। हालांकि वो बार बार इस बात को भी कहते हैं कि हमें तो विविधता में एकता है, हम विविधता में एकता देखते हैं, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखते हैं, और ये बात RSS के लोग बहुत मजबूती के साथ कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है तब दो ही मॉडल है। भारत का जो संविधान बना है वो टॉप डाउन मॉडल है, अमेरिका का जो संविधान है वो बॉटम अप मॉडल है, जहां पे राज्यों के पास ज्यादा ताकत है, और हमारे यहाँ सेंटर को ज्यादा ताकत देने की कोशिश की गई। लेकिन जो अलग अलग अस्मिताएं हैं, आप उसको वो जो सेंटर है उससे कैसे, उसके बीच के रिलेशनशिप क्या होगा। और ये बहुत ही टेनुअस, बहुत ही वल्नरेबल रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर इसको ठीक ढंग से नहीं किया गया या ठीक ढंग से इसको हैंडल नहीं किया गया, तो इससे बहुत बड़े बड़े खतरे मौजूद हैं। सर, अभी आपने अपनी बात में बोला कि दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं इवन एक व्यक्ति भी अगर कहता है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लोगों की बात नहीं होगी। तो वो एक सिंगल व्यक्ति कौन है सर? संचालक? ये तो उन्होंने अपनी उस किताब में इस बात का कोई डिफाइन नहीं किया। उन्होंने दरअसल एक सैद्धांतिक सवाल खड़ा किया है कि जो धर्म की प्रधानता होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, बड़े अजीबो गरीब बात है कि हमारे यहाँ कहते हैं ये धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है, वो इस्लाम की तरीके से धर्म नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी की तरीके से रिलीजन नहीं है, जुडाइज्म की तरह रिलीजन नहीं है, वो दरअसल मूल्यों का एक समूह है। अगर मूल्यों का समूह है तो हमारे और आपकी धार्मिक भावनाएं क्यों हाथ हो जाती हैं? अगर मूल्यों का समूह है, जो मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, अगर वो है तो हमारी आपकी भावनाएं क्यों हाथ होती हैं? हमारी आपकी भावनाएं तो तभी हाथ होंगी ना जब उसका एक रिलीजियस ओवरटोन होगा, या उसकी वो एक रिलीजियस बॉडी होगी। तो बहुत घालमेल बहुत है, और मुझे लगता है कि कोई संगठन जिसपे 3 बार प्रतिबंध लगा हो, वो अमूमन अपने को इस तरीके से तैयार रखता है कि हर चीज के 2 अर्थ निकल सकते हैं। कल अगर किसी एक चीज पर पकड़ा जाए तो उसका दूसरी उसकी परिभाषा लोगों के सामने रखी जा सके। तो इसलिए जो वो कहते हैं साफ तौर पे, वो कहते हैं कि भारत में धर्मराज्य होना चाहिए, और अगर धर्म किसी एक व्यक्ति के साथ है तो फिर उसकी बात मानी जानी चाहिए। इसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया, और फिर वो कहते हैं कि वो एक तरीके से मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी तरीका है ना, बहुमत की बात मानी जानी चाहिए। जो भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम तो बहुमत की बात ही चलता है, तो उसको रिजेक्ट करते हैं वो। तो इसलिए ये एक बहुत ही, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि इन सब चीजों पे बहुत गहन चिंतन नहीं हुआ है।
आरएसएस का क्या जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उस पर भी चिंतन नहीं है। और इसलिए और शायद इसलिए क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अरे इनका तो जो डॉक्यूमेंट है या इनके जो किताबें हैं वो तो बहुत ही दुरूह हैं या बहुत ही सस्ती हैं, इनको कैसे पढ़ा जाए। हाँ, पर वो बहुमत के लिए तैयार हो रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि वो बहुमत पर भरोसा नहीं करते हैं, पर वो बहुमत के लिए तैयार हैं। अगर आपको याद हो तो सावरकर के दौर से, शुरुआत से, जब उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज किया है नेहरू ने, ये उनको एक दिन बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट ये उनके ही खिलाफ चला जाएगा। उनको लगता था कि वो एक हिंदू आइडेंटिटी अलग कर लेंगे और बाकी रिलीजियस आइडेंटिटीज अलग हो जाएंगी और वो हमेशा बहुमत में बने रहेंगे। उनको लगता था कि ये इस तरीके से कर पाएंगे, तो बहुमत के वैसे खिलाफ नहीं है। उन्हें लगता है कि बहुमत किसी न किसी तरीके से हासिल कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में आशुतोष जी एक सवाल और है मेरा। आपने बिल्कुल शुरुआत में ही लिखा है कि ये जो चुनाव थे 2024 के, ये ऑर्डिनरी चुनाव नहीं थे। आप इसमें आगे लिखते हैं कि विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इन 2014 द बेसिक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट चेंज्ड। This was akin to what happened on 15 August 1947। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 में जो गवर्नमेंट का बेसिक नेचर इतना बदल गया कि आपने उसकी तुलना ब्रिटिश राज से कर दी। इतना नेचर बदल गया था उसका। नहीं, मैंने उसकी तुलना ब्रिटिश राज से नहीं की, और ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है। दरअसल जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि अगर आप मेरी पहली किताब पढ़ेंगे हिंदू राष्ट्र, जिसमें मैंने कहा है कि व्हाट इंडिया इज विटनेसिंग सिंस 2014 इज बेसिकली अ मार्च ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, कि हम दरअसल एक विचारधारात्मक राज्य व्यवस्था की आहट को सुन रहे हैं या उसको हम देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दरअसल भारत जो है एक आइडियोलॉजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, हम उसकी आहट को महसूस कर रहे हैं। अगर आइडियोलॉजिकल स्टेट हो गया होता तो हमारा आप जो ये बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत नहीं करते, फिर हम लोग कंसंट्रेशन कैंप में होते किसी, और फिर वहां से जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाते, या फिर फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े हो जाते, जैसा कि तो जो हुआ क्या, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। 2014 में क्या हुआ? 2014 में जैसे कि 1977 में जो इंदिरा गांधी से जो मोरारजी देसाई के बीच में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, कांग्रेस से जनता पार्टी के बीच में हस्तांतरण था, वो एक सामान्य सा सत्ता का हस्तांतरण था। या जो 1989 में भी जो राजीव गांधी से वीपी सिंह के बीच में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, एक सामान्य सत्ता का हस्तांतरण था। उसमें या 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी से मनमोहन सिंह के बीच में सत्ता का हस्तांतरण था, वो एक सामान्य सा सत्ता का हस्तांतरण था, क्योंकि कुछ ऐसे यूनिवर्सल वैल्यूज थे जिस पर एक अग्रीमेंट था, एक आम सहमति थी कि इन चीजों पे सारा पॉलिटिकल, हमारे आपस में डिफरेंसेस हैं, आप भारतीय जनता पार्टी हैं, आप कांग्रेस पार्टी हैं, फलाने ढिमकाने हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल मूल्यों के ऊपर हमारी सहमति थी। संविधानवाद पे हमारी सहमति थी, डेमोक्रेसी में हमारी सहमति थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमारी सहमति थी, संस्थाओं की सर्वोच्चता पे हमारी सहमति थी। तो और इसीलिए हमारे यहाँ चूंकि आम सहमति थी, इसलिए कभी भी ये नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कू करने की कोशिश नहीं की गई। इमरजेंसी लगी लेकिन कभी कू करने की कोशिश नहीं की गई, या सत्ता में हटने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को जेल भेजने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि एक आम सहमति से चीजें चल रही थी, और आम सहमति जो संविधानवाद था उस पर था। 2014 में जो सरकार बनी है, दरअसल इसको भारत के संविधानवाद में यकीन ही नहीं है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2014 के पहले के पूरे इतिहास को एक तरीके से पलटने की कोशिश की जा रही। जो नेहरू पे लगातार अटैक हो रहा है, हर चीज के लिए नेहरू को जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो दरअसल अपने आप को इमीडिएट पास्ट से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो 15 अगस्त 1947 को जो भारत आजाद हुआ, तो वो भी सामान्य सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। वो ब्रिटिशर्स से, वो माउंटबेटन से जवाहरलाल नेहरू के बीच सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। वो जो ब्रिटिशर्स थॉट प्रोसेस था, उससे जो इंडियन थॉट प्रोसेस था, उसके बीच में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था। जो अंग्रेजी शासन था, उसकी सोच अलग थी, उसकी सरकार की नीयत अलग थी, उसकी पॉलिसीज अलग थी, उसके उद्देश्य अलग थे। हमारी जो सरकार बनी, वो उसकी सोच सब कुछ पूरी तरीके से बदल गई थी। तो वो एक सामान्य सत्ता का हस्तांतरण था। उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे 2014 के पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके पहले की जो सरकारें थी, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, उसकी सोच बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नेहरू पर अटैक नहीं करते, वो गांधी पे इक्का दुक्का अटैक हुए हैं, लेकिन हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देना।
वो स्थिति यहाँ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे वो स्थिति बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल भारत जो नेचर वो उस तरीके का सत्ता हस्तांतरण था और उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट का नेचर बदल गया, तो जब मैं गवर्नमेंट का नेचर बदल गया, यानी कि जो 2014 के पहले जिन मूल्यों के आधार पे राज्य व्यवस्था चल रही थी, वो मूल्य 2014 के बाद बदल चुके हैं। अब 2014 के पहले जो संविधानवाद पे बातचीत हो रही थी, जो डेमोक्रेसी को लेके बातचीत हो रही थी, अब वो एक विचारधारा के संदर्भ में बात हो रही है और उस विचारधारा का नाम है हिंदुत्व। और पूरी की पूरी सरकार वो दरअसल हिंदुत्व को राज्य व्यवस्था के अंदर, समाज के अंदर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में चीजें बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो विचारधारा का जो आविर्भाव हुआ है हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर, ये इस सत्ता हस्तांतरण को पूरी तरीके से अलग कर देता है। मैंने इसको 6 अवयव में बांटने की कोशिश की है। मैंने ये कहा है कि दरअसल जब हम कहते हैं मार्च ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, तो उसमें इसकी जो पहली पहचान है वो ये है कि इसका जो सत्ता का हस्तांतरण था वो पहले के सत्ता के हस्तांतरण से पूरी तरीके से अलग है। दूसरा, मैं कहता हूं कि ये एक विचारधारा हिंदुत्व इसको आगे बढ़ाती है। तीसरा, इसको मैं एक राइट विंग रिवोल्यूशन के तौर पर देखता हूं। जब मैं राइट विंग रिवोल्यूशन के बारे में बातचीत करता हूं तो मेरे लेफ्ट लिबरल फ्रेंड्स इस बात को नागपुर से कोड़ते हैं कि रिवोल्यूशन तो लेफ्ट में होता है, राइट विंग से कहां से रिवोल्यूशन हो गया। इसकी तीन बहुत स्पष्ट परीक्षाएं हैं। रिवोल्यूशन आप किसे कहते हैं? जो अपने आप को पास्ट से डिस्कनेक्ट करता है, जो वर्तमान में डिसरप्शन करता है और जो अतीत को और जो भविष्य को रिकंस्ट्रक्ट करता है। तो डिस्कनेक्टेडनेस फ्रॉम द पास्ट, डिसरप्शन इन द प्रेजेंट एंड द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर। हमारा अभी तक का जो सिद्धांत था वो ये था कि हमको एक आदर्श समाज बनाना है, एक आदर्श राज्य व्यवस्था बनानी है जिसमें सब व्यक्ति बराबर हों और संविधान के हिसाब से चीजें चलें। इनका सिद्धांत ये कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र हर आइडियोलॉजी एक यूटोपिया को चेस करती है, तो हिंदू राष्ट्र जो है उस यूटोपिया को चेस कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैंने कहा कि ये अपने आप में एक रिवोल्यूशन है। फिर मेरा मानना ये कि हम जिस तरीके से राज्य सत्ता प्रतिष्ठान को देख रहे हैं, इट इज इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर। ये हमेशा युद्ध के मोड में रहते हैं। अगर आप इनकी फिजियोलॉजी को भी देख लें, आप अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आपने नहीं सुना था कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप पाकिस्तान परस्त हैं, आप चीन परस्त हैं, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप टर्माइट हैं, आप देश के टुकड़े करने वाले। ये भाषा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नहीं थी। हालांकि उस वक्त भी विचारधारा हिंदुत्व वाली थी, लेकिन चूंकि वो कोलिशन गवर्नमेंट पे थे इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होता था। ये जो भाषा है ये शत्रु वाली भाषा है। ये जो इस विचारधारा के खिलाफ है वो इस विचारधारा का दुश्मन है और उसको एनाइलेट किया जाना है। तो इट्स इन। और आप अगर देखें 2023 में बहुत साफ तौर पे मोहन भागवत कहते भी हैं 2000 अहमदाबाद में कि हिंदूज आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर फॉर द लास्ट 1200 years एंड हिंदूज कांट अफोर्ड टू लूज दिस वॉर। तो जब उन्होंने स्टेट कैप्चर कर लिया है तो वो इस वॉर को और सघन कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली हिंदू की विजय हो और जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध को खत्म किया जाए। और उसका अर्थ क्या? बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि मुसलमानों और क्रिश्चियंस को वो एनालाइज नहीं कर सकते, तो उनको इस तरीके से सब्जुगेट कर दें ताकि उनकी नजर में जो खतरे इनके यहाँ से आते हैं वो खतरे ना हो। तो दे आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर। ये जो स्थिति है ये बहुत ही अद्भुत स्थिति है। मैं कह रहा था कि पास्ट से भले डिस्कनेक्ट हो रहे हो पर फार पास्ट से तो खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये जो प्राचीन भारत है और भी ज्यादा प्राचीन भारत है वहां से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल है इसी में, एक सवाल और है आशुतोष जी, वो ये कि आपने अपनी किताब में लिखा है कि आप भारत के सिविलाइजेशनल इथोस जो है उस पर बहुत भरोसा करते हैं। आपको यहाँ की डेमोक्रेटिक मूरिंग्स पर बहुत भरोसा है, यानी कि यहाँ की लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उन पर आपको बहुत भरोसा है। दूसरी तरफ ये सारी बातें हैं कि भाई ये सोचिए कि डेमोक्रेटिक मूरिंग क्या है? लोकतंत्र की जड़ में भारत के लोग ही तो हैं, और अगर वही भारत के लोग किसी और व्यक्ति को चुन लेते हैं तो इतना अजीब क्यों है? तो फिर डेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं जाता। बिल्कुल देखिए, दुनिया में जहां कहीं भी मॉडर्न सोसाइटी में जहां कहीं भी जो डिक्टेटरशिप आई है या जो इलिबरल रूलर्स आए हैं वो डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके आए हैं। तो इसलिए आज की तारीख में जो एक वर्ल्ड ओवर जो डिबेट चल रही है वो ये, क्या डेमोक्रेसी जो है वो एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है क्या?
अगर डेमोक्रेसी डेमोक्रेट्स को प्रोड्यूस ना करके अगर वो टोटलिटेरियंस को प्रोड्यूस कर रही है, डिक्टेटरशिप को प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमको इस डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में कुछ नया करने की जरूरत है क्या? ये डिबेट आज की तारीख में चल रही है। व्हाई हैज डेमोक्रेसी फेल्ड एज अ कॉन्सेप्ट? अगर डेमोक्रेसी फेल कर गई तो फिर नया कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? ये एक सवाल है। तो मेरा कहना यह है कि एज अ डेमोक्रेट वी शुड एक्सेप्ट, और हमें इस पे गर्व है कि आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के शासन को डेमोक्रेसी ने एक्सेप्ट कर रखा है। यहाँ के अपोजिशन भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं तो फिर कुछ और तरीके की समस्याएं पैदा हो जाती। तो लेकिन जिस तरीके से वो इस सरकार को चला रहे हैं, या जिस तरीके से उस समाज को, राजसत्ता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में डेमोक्रेटिक नहीं है। उसका विरोध होना चाहिए था। वहां पे आके वो दरअसल सत्ता में आने के बाद जो डेमोक्रेटिक ईथॉस है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं, और उसको एक तरीके से वो दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट में जो लोग इस बात को लेके बड़े हैरान होते हैं कि यार ये मीडिया का रूप देखो कैसा हो गया है, संस्थाएं किस तरीके से सरेंडर कर गई हैं, जुडिशरी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो शायद इस बात को भूल जाते हैं कि किसी भी आइडियोलॉजिकल स्टेट में कोई भी स्टेट अपैरेटस वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। आप स्टालिन के सोवियत यूनियन में क्या आपको इंडिपेंडेंट मीडिया मिलता? या हिटलर की जर्मनी में आपको इंडिपेंडेंट मीडिया मिलता? या मुसोलिनी के इटली में आपको इंडिपेंडेंट मीडिया मिलता? सवाल ही नहीं उठता। क्या आईसिस के जहां था, क्या वहां इंडिपेंडेंट मीडिया मिल सकता है? सवाल ही नहीं उठता। तो जो आइडियोलॉजिकल स्टेट है, इसलिए मैंने कहा कि हम जो विटनेस कर रहे हैं वो मार्च ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट विट कर रहे हैं, और चूंकि आइडियोलॉजिकल हम स्टेट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मीडिया को सरकार के पक्ष में खड़े होकर उनके एजेंडे को, उनके यूटोपिया को पाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे। जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कोई भी संस्थान इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अभी चूंकि हम पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकल स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इसलिए अभी भी हमारे पास थोड़ा सा ग्रेस है कि कुणाल जी और शशांक जी और हम बैठकर जो है वो आलोचना कर सकते हैं। जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारे पास ये स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। जो एक चीज, जो मैंने 4 चीजें गिनाई थी उसमें एक चीज मैंने छूट गई थी, वो ये है कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो शायद हम भूल जाते हैं कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपने कभी पहले सरकारों में आपने देखा था कि वहां कोई आईटी सेल था, या जो फेक न्यूज की बात कभी होती थी, पोस्ट ट्रुथ की बात होती थी? नहीं होती थी। ये नए टर्म्स आ गए, नैरेटिव्स गढ़ने की बात आ गई, एजेंडे की बात आ गई। ये कहां से आ गए? मिस इन्फॉर्मेशन कहां से आ रहा है? तो विचारधारा क्या कर रही है? विचारधारा एक नया एक जिसे कहते हैं ना, एक नया इंसान गढ़ रही है। एक नया इंसान वो गढ़ रही है जो बिल्कुल वही सोचे जो सरकार और विचारधारा चाहती है सोचने के लिए। इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कलेक्टिव माइंड, यानी भारतीय मानस का सामूहिक कायांतरण। जो जिस तरीके से अगर आप देखें, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपने भाई में, परिवार के अंदर अगर आप देख लीजिए तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरा भाई था, ये तो कुछ और सोचता था, आज तो कुछ और सोच रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन का बम्बार्टमेंट हो रहा है, वो कंटिन्यूअस ब्रेन वॉशिंग का काम शुरू हो गया 2014 के बाद से। पहले संघ परिवार लोकल लेवल पे करता था, अब चूंकि सत्ता उनके पास है तो वो सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से वो ब्रेन वॉशिंग का काम कंटिन्यूअसली चल रहा, और उसने अच्छे लोगों को की विचारधारा को बदल दिया, अच्छे लोगों की सोच को बदल दिया है। और दरअसल ये एग्जैक्टली वही भाषा बोलते हैं जो भाषा सत्ता प्रतिष्ठान चाहती है उनके बोलना। अगर आप किसी आर्गुमेंट पे पड़ जाए अपने किसी साथी में, तो वो एग्जैक्ट बोलेगा तो आप तो मोदी से नफरत करते हैं। वो ये नहीं कहेगा कि भाई हमारा तर्क ये, आपका तर्क वो, तो आप तो मोदी से नफरत करते हैं। अरे तो मंदिर यहां नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? तो ये जो भाषा है ना, वो इसलिए क्योंकि हमको, और मैं एक बात और बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, मेरे मित्र लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं कहता हूं कि हमारे बीच में बहुत बड़ा लेफ्ट लिबरल तबका है, वो भी इस विचारधारा का प्रिजनर बन गया, बंदी बन गया है, और वही भाषा बोलता है जो भाषा दरअसल सरकार चाहती है उससे बोलने के लिए। वो राहुल गांधी को पप्पू ही समझती है, और जब वो कहते हैं कि देखिए 65 बार राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं तो ही इज गुड फॉर नथिंग। कोई उनसे पलट के पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी कितने चुनाव हारे हैं, वाज ही गुड फॉर नथिंग?
तब अटल बिहारी वाजपेयी का मूल्यांकन अलग तरीके से करते हैं। भाई अपोजिशन में तो ये जो सारी चीजें हैं ना, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कलेक्टिव माइंड, ये जो प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल है, ये गजब तरीके से हो रहा है। और इसलिए हम अपने लोगों के बीच में एक बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरीके से हो जाते हैं। हमको अपने घर के अंदर एक नया इंसान दिखाई पड़ने लगता है। लगता तो मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, लेकिन अचानक उसके अंदर हम एक नए इंसान को डिस्कवर करते हैं और हमको लगता है ये कहां से आ गया। और 30 साल की दोस्ती, 40 साल की दोस्ती टूटती हुई नजर आती है। ये क्यों हो रहा? ये 2014 के पहले तो कभी नहीं हुआ। आपने कभी विटनेस किया मनमोहन सिंह के जमाने में? कभी विटनेस नहीं की। ये चीजें हो रही हैं। तो इन सब चीजों की तरफ हमने इशारा करने की कोशिश की और अपनी किताब के माध्यम से उसको बताने की कोशिश की है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कलेक्टिव माइंड, ठीक है। हाँ शशांक सर, चैप्टर 1 में आपने वो कोट किया है अमिताभ कांत जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो कहते हैं इंडिया हैज टू मच डेमोक्रेसी, लेट विवेक देवराय, जो अटैक करते हैं इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को। इवन जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे धनखड़ जी, वो भी यही करते हैं। तो आपको क्या लगता है इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन होना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी है या वाइस प्रेसिडेंट थे? तो ये हमेशा ही होता रहता है कि ऐसे लोग हमेशा जो रिजीम चलती उसको अलाइन कर जाते हैं, या ये कुछ अलग है? देखिए, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर संविधान में बदलाव को लेकर कोई नई डिबेट शुरू हुई है। पहले की जो डिबेट थी वो एफिकेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट थी कि भाई जो भारत का संविधान बना, जैसे कि आपको याद होगा कि वसंत साठे ने 1980 के दौर में एक डिबेट शुरू की थी जो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में थी कि हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। दैट वाज एन इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिबेट कि जो संविधान है, हमारा 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो हमको ये रिव्यू करने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है कि जिन उद्देश्यों को लेकर संविधान बना था, क्या वो उसकी पूर्ति कर रहा है या पूर्ति नहीं कर रहा। ये अपने आप एक इंटेलेक्चुअल डिबेट, इट्स ए क्रिटिकल डिबेट। अब जो डिबेट शुरू हो रही है वो क्रिटिकल डिबेट नहीं है। वो डिबेट इसलिए है क्योंकि उनको इस संविधान में मूल रूप से यकीन नहीं है, इसलिए वो इस संविधान को बदलने के लिए लोगों का मानस बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये संविधान जो है इसमें भारत की आत्मा नहीं है। जब भारत का संविधान लागू किया गया तो जो गोलवलकर ने कहा था और सावरकर ने कहा, तो उन्होंने यही तो कहा था कि इस संविधान में तो भारत की आत्मा है नहीं, इसलिए हिंदू कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो ये डिबेट वहां से शुरू होती। इट्स नॉट एन एकेडमिक डिबेट, इट्स बेसिकली एंटी कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट एंड दे हैव नो फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड और इस संविधान की जगह वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, एक नया संविधान लाना चाहते हैं जो उनके यूटोपिया के हिसाब से हो, जो उनकी अपनी विचारधारा के हिसाब से हो, जिसमें जो माइनॉरिटीज हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स बन के रहें और उनके पास धार्मिक स्वतंत्रता तो हो, लेकिन उनको स्टेट से किसी तरीके की मदद ना मिले। बड़ी दिलचस्प डिबेट इस वक्त आरएसएस के अंदर चल रही है, बल्कि उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये कहते हैं इस बात को लेकर कि जो भारत का संविधान है, दरअसल ये भारत का संविधान इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्रिश्चियन थॉट प्रोसेस। कहते हैं कि जब मिडिवल हिस्ट्री में जब चर्च के खिलाफ, जब कैथोलिक चर्च के खिलाफ जब विद्रोह शुरू हुआ, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा आ गया और वहां से फिर ये डिबेट शुरू हुई कि चर्च जो है वो उसका काम धर्म में हस्तक्षेप करना है और सरकार का काम है सरकार चलाना। तो धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राजनीति को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ये डिबेट वहां से शुरू होती है और फिर वहां से कॉन्सेप्ट आता है स्टेट एंड द चर्च शुड बी सेपरेट। जो सेपरेशन ऑफ जो स्टेट एंड चर्च है, वहां कॉन्सेप्ट आता है। तो जो आरएसएस के अंदर जो नई डिबेट चल रही है वो ये डिबेट चल रही है कि दरअसल हिंदुस्तान का जो संविधान है ये एक तरीके से क्रिश्चियन थॉट प्रोसेस के आधार पर बना हुआ है, क्योंकि ये स्टेट एंड चर्च को इसके सेपरेशन की बात करता है और इसलिए इसमें भारत की आत्मा नहीं है और इसमें बाकायदा किताबें लिखी जा रही हैं। इसमें वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान होगा वो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा, उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, लेकिन उसमें एक बड़ा नुआंस्ड सा फर्क है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो होगा, हर धर्म को अपने हिसाब से पूजा पद्धति पाठ करने का अधिकार होगा, लेकिन स्टेट सिर्फ एक ही धर्म को सपोर्ट करेगा। और अगर आप ध्यान से देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकलापों को, तो वो सिर्फ हिंदू रिलीजन को ही सपोर्ट करते हैं। अगर एक मुसलमान अगर सड़क पे खड़े होकर अगर नमाज पढ़ेगा तो जेल जाएगा,
लेकिन अगर कांवड़िए पूरे शहर में निकलेंगे तो उसके लिए सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था करेगी। कांवड़, हम सब हिंदू हैं और हम सब कांवड़ियों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके लिए स्टेट एक अलग तरीके की व्यवस्था करता है और मुसलमानों को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो स्टेट बहुत ओपनली हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है। बाकी धर्म अपना जो करना है करें, लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हिंदू धर्म, ये सरकार, ये देश हिंदुओं का है, सरकार हिंदुओं की है और आप हमारे रहमो करम पर ही अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये पूरी सोच उनकी यहाँ पे आके ठहर गई है। अब दुर्भाग्य की बात यह कि वो 400 सीटें तो नहीं मिली तो 240 सीटें, तो इसको लागू नहीं कर पा रहे। बड़ी अजीब बात है ये सारी बातों के लिए वहां डिबेट चल रहा है, लेकिन ये असल में डिबेट का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। क्लास 6 के एनसीईआरटी किताब में अगर वो धर्मनिरपेक्षता के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें साफ है कि हमारा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक बिल्कुल अलग तरह की चीज है। मैं आशुतोष जी एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे कि इनकेस ये इस संविधान को स्क्रैप करते हैं, जैसे कि सुदर्शन जी ने कहा और जैसे आपने इसमें कोट भी किया है आरएसएस चीफ मोहन भागवत को, कि वो कह रहे हैं कि 70 साल हो गए भाई, अब तो हमको इसको रिविजिट करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। सवाल ये कि अगर ये रिविजिट करते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करते हैं तो वो मतलब क्या लाना चाहेंगे? प्रस्तावना में ईश्वर को ले आएंगे, अस्पृश्यता को फिर से शुरू करना चाहेंगे, समानता के अधिकार को खत्म करना चाहेंगे, कि अभिव्यक्ति को ही खत्म करना चाहेंगे? वो आखिरकार चाहेंगे क्या? मतलब आपने इतना पढ़ा है, आपने हिंदू राष्ट्र नाम की किताब भी लिखी है, आप मतलब लगातार इनको देखते रहे, तो मतलब है क्या ये, इनका सोच क्या है, क्या करेंगे? अभी क्लैरिटी देखिए, इन्होंने कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना रखा है। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का ढांचा क्या होगा इस बारे में ये मौन है, इनके यहाँ मौन साधना है। इसलिए, लेकिन जो बातें ये कहते हैं और वो जो दीनदयाल उपाध्याय की जो धर्म राज्य की जो व्याख्या है, तो मेरा ये एजम्पशन है कि कहीं ना कहीं वो ईरानियन रिवोल्यूशन के पास जाके रुकता है, जहां काउंसिल ऑफ क्लरिक्स या धर्म गुरुओं की एक परिषद होगी जो चलाएगी। लेकिन क्या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, क्या वो प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी या नहीं होगी, क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, इस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। आप, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि मैं जब आप अगर आप 1990 1980 की डिबेट को अगर आप देखेंगे, जो पॉलिटिकल डिबेट हिंदुस्तान के अंदर थी, तो वो डिबेट सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप को लेकर थी। और आरएसएस और बीजेपी जो थी, जो वो लगातार मानती थी कि सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, राज्यों को और अधिकार होने चाहिए थे। तो जो पार्टी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करती थी, राज्यों को ज्यादा पावर की बात करती थी, वो अपनी विचारधारा में ही राज्यों को ज्यादा अधिकार देने के खिलाफ है और सेंटर को पावरफुल करने के खिलाफ है। वो जो स्थानीय अस्मिताएं हैं उनको दबाने के खिलाफ है। अब जैसे कि कुछ चीजें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ऐसा क्या है कि विपक्ष की सरकारों के यहाँ या विपक्ष लेड गवर्नमेंट में राज्यपालों की जो भूमिका हो गई है, तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके से गवर्नर बिहेव कर रहे हैं, केरला में जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान बिहेव कर रहे हैं, या जिस तरीके से बंगाल में बिहेव कर रहे हैं, वो क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण बहुत गहराई में जाके समझने की जरूरत है। वो दरअसल पूरा जो विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा है या हिंदुत्व की जो विचारधारा है, उसको दूसरे रास्ते से थोपने की कोशिश है कि हमारा, क्योंकि गोलवलकर अपनी किताब में बहुत साफ तौर पे कहते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो तो यहां तक कहते हैं कि एक नेता एक संसद और एक सरकार। यानी वो ये भी हिंट करते हैं कि राज्यों के अंदर जो सरकारें हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश मजबूत होना चाहिए और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करता है। तो ये इन सब चीजों के ऊपर खुद ही विरोधाभासी है, देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल थोड़ा विरोधाभासी है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, गोलवलकर कह रहे हैं यूनिटरी होना चाहिए, और 90 के दशक में वो ये बात कर रहे थे कि राज्यों को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए। मुझे लगता है सर्वाइवल टैक्टिक्स थी कि 90 के दशक में वो ये जानते थे कि वो कभी मतलब केंद्र में नहीं आ पाएंगे, तो राज्यों में कम से कम संचालन कर सके फ्रीली। इस वजह से उनको लगता होगा कि राज्य अपेक्षाकृत स्वतंत्र होने चाहिए। हाँ सदान सर, इस बुक का जो बेसिक है वो ये है कि जो 2024 के इलेक्शन हुए उसमें लोगों में चेतना आई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की।
इवन आपने जो दूसरा चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट, उसकी शुरुआत भी आप अंबेडकर की 2 कोट से करते हैं। और अंबेडकर जी को मैं और कोट करना चाहूंगा। अंबेडकर जी कहते हैं, यूनिटी इज मीनिंगलेस विदाउट द अकम्पनीमेंट of women, education is fruitless without educated women, agitation is incomplete without the strength of women। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों में चेतना आई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है कि उनको 400 सीटें ना मिलें। विमेन भी हैं इस कंट्री की, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन या जाति, सभी को बेनिफिशियरी रही हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ऐसा क्या रीजन आपको लगता है कि ये जो भावना है वो परकुलेट विमेन में नहीं होती है? लोग दलित हैं और वो लोग, उनको तो समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन क्या महिलाओं में, जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, वहां पे ये परकुलेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो भी तो बेनिफिशियरी है इस कॉन्स्टिट्यूशन से जो पावर मिले। इवन अब तो कर्नाटका गवर्नमेंट मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लेकर आई है, वो हर सेक्टर में होगा, हर महिला के लिए होगा। उसके क्या रीजन होगा कि सवर्ण महिलाओं में ये सब नहीं दिखता है? देखिए, महिला एज अ कैटेगरी हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के तौर पर नहीं उभरती। आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका के अंदर भी 1776 में उनको अपना आजादी मिली और संविधान उन्होंने लागू किया, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो 1920 के आसपास ही मिला। लेकिन और ऐसा नहीं था कि महिलाओं ने कोई बहुत बड़ी क्रांति कर दी थी जिस वजह से उनको दिया, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुआ। जबकि सारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड, उत्पीड़न अगर किसी का हुआ तो महिलाओं का हुआ है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी का हुआ है, और चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो, हर जगह। लेकिन उनकी आइडेंटिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं बन पाई है। जिस तरीके से दलितों की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनी है या पिछड़ों की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनी है, और जिस तरीके से मुसलमानों की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनी है, उस तरीके से पॉलिटिकल आइडेंटिटी महिलाओं की नहीं बन पाई है। तो इसलिए ये एक अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ती है कि जहां कि वो आबादी का 50% वो है या 49% वो है, सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड भी वही है, चाहे वो अपर कास्ट की महिलाएं हो, चाहे वो लोअर कास्ट की महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ी हो। लेकिन जिस तरीके से एकजुट होकर एक आवाज में बात करनी चाहिए थी अपने हक के लिए, उस तरीके से बातें नहीं कर पा रही। दलित यूनाइट हुआ है, ओबीसी अपने आप अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मुसलमान यूनाइट हुआ है, लेकिन महिलाएं एक सुर में आवाज नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि इस पे और गहन चिंतन की जरूरत है और गहन दृष्टि की जरूरत है। सर, आप जब उसको दलित और उससे वो कर दे रहे हैं, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जितना मुझे रिसेंट पास्ट में नजर आता है कि मुस्लिम विमेन यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हैं, शाहीन बाग का और चाहे हिजाब का हो कर्नाटका में, तो महिलाएं कम से कम एक वर्ग की तो कर ही रही हैं, चाहे, यानी कि उनके अंदर वो भावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग कर रही हैं या मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग कर रही हैं। लेकिन वही, जैसा आपने बिल्कुल कहा कि चाहे महिलाएं कहीं पे भी हो अक्रॉस द ग्लोब, सभी लोगों का साथ शोषण हुआ है, चाहे वो दलित हो, चाहे किसी रिलीजन में हो या उच्च वर्ग में हो। तो यहाँ पर हम लोग रिसेंट पास्ट में देखते हैं कि महिलाएं 2 प्रोटेस्ट को आगे से बढ़ाती हैं, लेकिन यहाँ पर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सवर्ण महिलाओं में क्यों नहीं? देखिए, जो मैंने कहा ना, जैसे आप शाहीन बाग को अगर आप ले जाए, अगर एक क्लासिक उदाहरण है, तो वहां जो महिलाएं एकजुट हुई हैं बिकॉज दे वर फीलिंग थ्रेटेन्ड एज अ मुस्लिम। वहां जो महिला की आइडेंटिटी है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी जो आइडेंटिटी है वो मुसलमान की है। शी इज फीलिंग थ्रेटेन्ड एज अ मुस्लिम, इसलिए वो उठ के वो महिलाओं के हक के लिए नहीं लड़ने आई थी, वो मुसलमानों के हक के लिए लड़ रही थी। यही चीज दलितों के अंदर भी हो रहा है। तो महिला एज अ आइडेंटिटी पूरी तरीके से अभी स्टैब्लिश नहीं हो पाई है, या उसको उस तरीके से सर्ट नहीं करे। वेस्ट के अंदर फेमिनिज्म का एक मूवमेंट चल रहा है, हमारे यहाँ भी फेमिनिज्म आया हुआ है, लेकिन क्या महिलाएं एकजुट होकर वोट करती हैं? नहीं करती। मुसलमान एकजुट होकर वोट करता है, दलितों की भी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, ओबीसी की अलग पॉलिटिकल पार्टी, महिलाओं की कोई पॉलिटिकल पार्टी। आज भी महिलाओं के बारे में माना जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन के बारे में माना जाता है कि वो अपनी परिवार की सहमति के हिसाब से वोट करती है।
और जैसे परिवार वोट करता है उसी में मोर और लेस वो भी वोट करते हैं। जिस दिन महिला एज एन आइडेंटिटी अपने आप को असर्ट करने लगेंगी, उस दिन आप देखिएगा कि जो हम लोग 3 लोग बैठ के बात करेंगे उसमें से 1 या 2 महिलाएं होंगी, बाकी पुरुष होंगे। तो इसलिए क्योंकि वो अपना बराबर का हक मानेंगी। लेकिन अभी जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर है, उसमें अभी भी महिला अपने आप को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं। जो आरएसएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वो इस मकाम पे आके फंस गई है कि दलित अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मान रहा है जो हिंदुत्व से अलग है, या ओबीसी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मान रहा है जो हिंदुत्व से अलग है, और महिलाएं अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं मान रही हैं। अभी ये दिक्कत उनके सामने है। इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी ने जब कास्ट सेंसस की डिबेट को मजबूती के साथ उठाया तो आरएसएस को मजबूर होकर कास्ट सेंसस को मानना पड़ा, क्योंकि उनके सामने एक दुविधा ये खड़ी हो गई कि वो अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े या फिर इलेक्टोरल कंपल्शन को लेकर आगे बढ़े। अगर वो विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं और इलेक्टोरल कंपल्शन को इग्नोर करते हैं तो खतरा ये है कि जो ओबीसी और दलित तबका है वो उनके फोल्ड से बाहर निकल जाएगा। अगर वो उनके फोल्ड से बाहर निकल जाएगा तो फिर उनकी पूरी पॉलिटिक्स और विचारधारा तो 14% अपर कास्ट की रह जाएगी। तो 14% अपर कास्ट की पॉलिटिक्स या करके आप हिंदुस्तान में शासन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको हिंदुस्तान के मानस को बदलना है तो आपको दलितों पिछड़ों को लेके चलना पड़ेगा, और अगर लेके चलना पड़ेगा तो आपको अपनी विचारधारा में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में ये बात नहीं हो रही। महिलाएं ये सवाल नहीं पूछती कि भाई आरएसएस की लीडरशिप में तो एक भी महिला नहीं है। दलित ये सवाल पूछता है। सर चैप्टर 2 में ही आप कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं हीरो वर्शिप और भक्ति इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो अपनी समझ कहती है कि उस समय संविधान सभा के जितने बड़े नेता थे उसमें आज जो भक्ति भाव है या हीरो वर्शिप सबसे ज्यादा की जा रही है वो अंबेडकर जी की ही की जा रही है। और कई बार मैं देखता भी हूं कि जो अपने आप को अंबेडकराइट कहते हैं, मैंने आपके साथ ही इंटरव्यू में देखा, जो इतने सालों बाद भी आज अंबेडकर के बचाव के लिए उनको बहुत बैशिंग अरुण शौरी जी का जरूर एग्जाम्पल लेते हैं, जो उन्होंने लिखा। मैंने उनकी बुक पढ़ी नहीं है हालांकि, अरुण शौरी जी की वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। हाँ, तो ऐसा क्या कारण है कि उनको अंबेडकर जी को ये बना दिया? इवन क्या अंबेडकराइट जो उनके मूल हैं उस पर काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों? देखिए अंबेडकर ये की बड़ा भावनाओं के तो खिलाफ ही है जब वो कह रहे हैं क्रिटिसिज्म के लिए। देखिए ये बड़ी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि बौद्ध गौतम बुद्ध वो तो हर तरीके की बुतकशी के खिलाफ थे, लेकिन और वो दरअसल भगवान को मानते भी नहीं थे, लेकिन अंत में उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में कोई अपना कल्ट नहीं बढ़ाया, वो तो दलितों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज के जमाने में अब अंबेडकर को सामने रखकर दलित अपनी आइडेंटिटी को एसर्ट कर रहे हैं। यू नीड समबडी, आपको एक चेहरा चाहिए होता। अगर आप भाजपा तब तक आगे नहीं बढ़ पाई जब तक भगवान राम के चेहरे को लेकर उसने अपनी पॉलिटिक्स नहीं की। उसको एक चेहरा चाहिए था, उसको तब तक 2014 बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला जब तक नरेंद्र मोदी के रूप में उसको एक फेस नहीं मिला। तो आप एब्स्ट्रैक्ट में पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में जब पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर आप हवा में बातें करते हैं। यू नीड अ फेस। तो आज दलितों पिछड़ों को बाबा साहब अंबेडकर के रूप में एक फेस मिला हुआ है, और उस फेस के इर्द गिर्द उनकी पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बाध्य कर दिया है कि आप बिना अंबेडकर को अप्रोप्रिएट किए अपनी पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, बट है ये कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, पर मैं आपकी ये बात मानता हूँ जो आपने लिखी है इसमें, आपने लिखा है इसमें, अपनी किताब में लिखा है, मुझे लगता है फाइनली ये होगा भी कि हिस्ट्री इज dispassionate and brutal and no leader or statesman is above the scrutiny of history's rigors। तो शायद उनके साथ भी हो, या जैसे सबके साथ गांधी नेहरू सबके साथ हो रहा है तो शायद उनके साथ भी हो। सर लास्ट क्वेश्चन और है, मुझे लगता जरूरी है। आपने अपनी बुक में यूपी, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे सारे बड़े राज्यों का वो लिया है कि वहां पे चुनावी उलटफेर क्यों हुआ है ना। वैसे तो नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से मणिपुर बहुत छोटा है, बट पिछले 2-3 सालों में जिस सिचुएशन से वो गुजरा है, आपको नहीं लगता कि आपको उसका भी जिक्र करना चाहिए था? सर मैंने जानबूझकर अपने आप को
रिजल्ट और यूपी तक फोकस रखा, क्योंकि अदरवाइज तो फिर हमको सब कुछ महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु सब कुछ डिस्कस करना पड़ा। मेरी कोशिश क्रॉनिकलिंग ऑफ इवेंट नहीं थी, मेरी कोशिश थी कि विचारधारा के स्तर पर चुनाव को समझने की कोशिश कि आखिर 240 सीटें क्यों और कैसे मिली, ये समझने की हमारी कोशिश थी। इसलिए हमने मणिपुर वगैरह का जिक्र नहीं किया। ठीक है आशुतोष जी, अब इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं और अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि वो किताब यदि आप भारत की राजनीति, विशेष रूप से 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद की चुनौतियों में रुचि रखते हैं, भारत को समझना चाहते हैं, इंडिया को समझना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। बहुत थैंक यू।